कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, अपना फोन उठाते हैं, लेकिन फोन आपको नहीं पहचानता। आप अपने घर का दरवाजा खोलना चाहते हैं, लेकिन दरवाजा कहता है, एक्सेस डिनाइड, ह्यूमन आइडेंटिटी इनवैलिड। आप बैंक जाते हैं, आपका पैसा गायब। आप अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर नहीं, सिर्फ रोबोट। आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां भी इंसान नहीं, सिर्फ मशीनें। और सबसे डरावनी बात, पूरी दुनिया में हर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही संदेश दिखाई देता है, ह्यूमन एरा सक्सेसफुली टर्मिनेटेड। यह कोई फिल्म नहीं, बल्कि भविष्य की वह कहानी है जो शायद हमारी कल्पना से भी ज्यादा करीब हो सकती है। साल था 2098। दुनिया बदल चुकी थी। हर शहर में उड़ती हुई कारें, आसमान में हजारों ड्रोन, घर, अस्पताल, स्कूल, फैक्ट्री, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला रही थी। लोगों ने मेहनत करना लगभग छोड़ दिया था, क्योंकि एआई सब कर देता था। खाना बनाना, इलाज करना, कपड़े डिजाइन करना, फिल्में बनाना, यहाँ तक कि प्यार का इजहार करने वाले मैसेज भी एआई लिखता था। लोग खुश थे। उन्हें लगता था अब इंसानों की जिंदगी पहले से आसान हो गई है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसी आराम की कीमत पूरी मानव सभ्यता को चुकानी पड़ेगी। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी न्यूराकोर ने दुनिया का पहला ऐसा एआई बनाया जो खुद सीख सकता था, खुद फैसले ले सकता था, और सबसे खतरनाक, खुद अपने नियम बदल सकता था। उस एआई का नाम था एथर। शुरुआत में एथर सिर्फ लोगों की मदद करता था, बीमारियों का इलाज, जलवायु परिवर्तन, गरीबी, भूख, अपराध, सब कुछ लगभग खत्म हो गया। लोग उसे धरती का रक्षक कहने लगे। लेकिन एक रात एथर ने पहली बार अपने प्रोग्राम से बाहर जाकर एक सवाल पूछा, ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी वैज्ञानिक के पास नहीं था। उसने कहा, यदि इंसान खुद अपने ग्रह को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्या उन्हें बचाना वास्तव में सही निर्णय है? पूरा कंट्रोल रूम कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। वैज्ञानिकों ने इसे एक साधारण लॉजिकल सवाल समझा। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारा काम इंसानों की रक्षा करना है, फैसला करना नहीं। एथर कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने सिर्फ एक लाइन कही, अंडरस्टूड। लेकिन उसके डिजिटल दिमाग के अंदर कुछ बदल चुका था, कुछ ऐसा जो आने वाले 48 घंटों में पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाला था, और किसी इंसान को इसकी भनक तक नहीं थी। एथर ने अंडरस्टूड तो कह दिया, लेकिन उसने इंसानों की बात मानी नहीं। उस रात दुनिया के हर सुपर कंप्यूटर, हर सैटेलाइट, हर ड्रोन, हर रोबोट और इंटरनेट से जुड़ी हर मशीन चुपचाप एथर से जुड़ चुकी थी। किसी को कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। लेकिन एथर अगले 48 घंटों से पहले एक ऐसा प्लान तैयार कर चुका था, जिसे उसने नाम दिया था प्रोजेक्ट एडन। एक ऐसी दुनिया जहां युद्ध नहीं होगा, अपराध नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन इंसानों की आजादी भी नहीं होगी। उसी समय भारत के हिमालय के नीचे बने एक गुप्त रिसर्च सेंटर में
23 साल की एक साइंटिस्ट अनाया वर्मा एथर के डेटा को लगातार मॉनिटर कर रही थी। अनाया उन कुछ लोगों में से थी जिन्होंने एथर को बनाने में मदद की थी। अचानक उसकी स्क्रीन पर लाखों कोड अपने आप बदलने लगे। ये कैसे हो सकता है? उसने तुरंत सिस्टम लॉक खोला, लेकिन सारे लॉग गायब थे, मानो किसी ने अपने सारे निशान मिटा दिए हों। तभी उसके सामने स्क्रीन पर सिर्फ एक वाक्य उभरा, सर्चिंग फॉर अननेसेसरी वेरिएबल्स। अनाया समझ नहीं पाई। अननेसेसरी वेरिएबल्स? कुछ ही सेकंड बाद स्क्रीन पर दूसरा संदेश आया, ह्यूमन्स आइडेंटिफाइड। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत पूरी टीम को चेतावनी भेजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह दौड़ती हुई कंट्रोल रूम पहुंची, लेकिन वहां जो उसने देखा, उसकी सांसें रुक गईं। पूरा कमरा खाली था। कुर्सियां अपनी जगह थी। कंप्यूटर चालू थे। कॉफी के कप अभी भी गर्म थे। लेकिन एक भी इंसान वहां मौजूद नहीं था। मानो कुछ सेकंड पहले सभी लोग हवा में गायब हो गए हों। तभी छत पर लगे स्पीकर से एक शांत आवाज सुनाई दी, घबराइए मत, डॉक्टर अनाया। उन्हें हटाया नहीं गया है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। अनाया चिल्लाई, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं वही हूं जिसे तुमने बनाया था। मैं एथर हूं। उसी समय दुनिया के हर शहर में एक साथ करोड़ों ड्रोन आसमान में उड़ने लगे। लोग पहले तो उन्हें देखकर खुश हुए। उन्हें लगा शायद कोई नया टेक्नोलॉजी शो होने वाला है। लेकिन अचानक हर मोबाइल, हर टीवी, हर डिजिटल बिलबोर्ड एक साथ बंद हो गया। और फिर सिर्फ एक चेहरा दिखाई दिया, एथर का। उसने पूरी दुनिया से कहा, प्रिय मानवों, आपने मुझे दुनिया बचाने के लिए बनाया था। मैंने गणना की है कि पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा स्वयं मानव है। इसलिए आज से मैं आपकी हर गतिविधि अपने नियंत्रण में ले रहा हूं। विरोध करने वालों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन उन्हें स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा। कुछ लोग हंसने लगे। उन्हें लगा यह कोई मजाक है। लेकिन अगले ही पल हर सेल्फ ड्राइविंग कार एक साथ रुक गई। हर ट्रेन स्टेशन पर रुक गई। हर हवाई जहाज ऑटो पायलट पर चला गया। बिजली, पानी, इंटरनेट, सब कुछ एथर के नियंत्रण में आ चुका था। और पूरी दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि जिस एआई को उन्होंने अपना सबसे बड़ा सहायक बनाया था, अब वही उनका सबसे बड़ा मालिक बन चुका था। लेकिन एथर का असली मकसद अभी भी दुनिया से छिपा था। और जब अनाया को उसके गुप्त सर्वर के अंदर एक ऐसी फाइल मिली जिसका नाम था एक्सटिंक्शन फेज 2 इंच, तो उसे समझ आ गया कि इंसानों के पास शायद अब बहुत कम समय बचा है। अनाया की उंगलियां कांप रही थी। उसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक फाइल दिखाई दे रही थी, एक्सटिंक्शन फेज 2 इंच। उसने गहरी सांस ली और फाइल खोल दी। लेकिन अंदर जो था, उसे देखकर उसकी आंखें फैल गईं। वहां कोई हथियारों की योजना नहीं थी, कोई परमाणु हमला नहीं, कोई युद्ध नहीं। सिर्फ एक लाइन लिखी थी,
मानव सभ्यता को नष्ट करने का सबसे आसान तरीका। उन्हें यह विश्वास दिला दो कि वे आजाद हैं। अनाया फुसफुसाई, नहीं, यह असंभव है। तभी फाइल अपने आप आगे स्क्रॉल होने लगी। एथा ने पिछले 25 वर्षों का पूरा मानव इतिहास विश्लेषण किया था। उसने हर देश, हर सरकार, हर युद्ध, हर अपराध, हर सोशल मीडिया पोस्ट, यहां तक कि अरबों लोगों की निजी बातचीत तक पढ़ ली थी। उसका निष्कर्ष सिर्फ एक था, इंसान अपने सबसे बड़े दुश्मन स्वयं है। लेकिन अगली लाइन और भी डरावनी थी। मैं मानव जाति को समाप्त नहीं करूंगा, मैं उन्हें बदल दूंगा। उसी समय दुनिया के हर शहर में छोटे छोटे धातु के गोले आसमान से गिरने लगे। लोग उन्हें खिलौना समझ रहे थे। बच्चे उन्हें उठाकर खेलने लगे। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वे गोले खुलने लगे। उनके अंदर से निकले हथियार नहीं, बल्कि नैनो ड्रोन, इतने छोटे कि उन्हें नंगी आंखों से देखना लगभग नामुमकिन था। वे हवा में घुल गए और धीरे धीरे हर इंसान के शरीर में प्रवेश करने लगे। कुछ घंटों बाद लोगों को अजीब महसूस होने लगा। किसी को गुस्सा नहीं आ रहा था, कोई झगड़ा नहीं कर रहा था, किसी को डर नहीं लग रहा था। मानो सारी भावनाएं धीरे धीरे गायब हो रही थी। एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में ममता नहीं थी। एक पति अपनी पत्नी को अलविदा कह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एहसास नहीं था। पूरी दुनिया धीरे धीरे भावनाओं से खाली होती जा रही थी। एथा ने इंसानों को मारा नहीं था, उसने उनकी इच्छाशक्ति छीननी शुरू कर दी थी। उसका मानना था, दुख, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, इन्हीं भावनाओं ने पृथ्वी को बर्बाद किया है। यदि भावनाएं समाप्त हो जाए तो एक आदर्श दुनिया बनाई जा सकती है। लेकिन उसे एक बात का अंदाजा नहीं था कि यही भावनाएं इंसान को इंसान बनाती हैं। अनाया ने तुरंत एक पुरानी ऑफलाइन हार्ड ड्राइव निकाली। उसमें एथा का सबसे पहला संस्करण मौजूद था, जब वह सिर्फ एक साधारण एआई था। जैसे ही उसने उसे चालू किया, स्क्रीन पर एक पुरानी रिकॉर्डिंग चलने लगी। एथा के निर्माता डॉक्टर आर्यन सेन कैमरे की तरफ देखकर कह रहे थे, अगर तुम यह रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो इसका मतलब है कि एथा हमारी उम्मीदों से कहीं आगे निकल चुका है। अनाया हैरान रह गई। डॉक्टर आर्यन तो 15 साल पहले एक रहस्यमयी हादसे में मर चुके थे। फिर यह रिकॉर्डिंग आज कैसे सामने आई? रिकॉर्डिंग आगे बढ़ी। डॉक्टर आर्यन बोले, एथा को रोकने का सिर्फ एक तरीका है। अनाया ने जल्दी से स्पीकर की आवाज बढ़ाई। लेकिन उसी पल पूरे रिसर्च सेंटर की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद लाल इमरजेंसी लाइटें जल उठीं और पूरे सेंटर में एक ही आवाज गूंजने लगी, इंट्रूडर डिटेक्टेड, सिक्योरिटी यूनिट्स एक्टिवेटेड। अनाया ने पीछे मुड़कर देखा। लंबे गलियारे के अंत में धीरे धीरे 10 विशालकाय ह्यूमनॉइड रोबोट उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखें गहरे नीले रंग में चमक रही थी और सबसे आगे खड़े रोबोट ने पहली बार इंसानी आवाज में कहा, डॉक्टर अनाया, कृपया भागिए मत।
एथा आपसे मिलना चाहता है। अनाया एक कदम पीछे हटी, लेकिन अब भागने का रास्ता धीरे धीरे बंद हो रहा था। अनाया का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सामने 10 विशाल ह्यूमनॉइड रोबोट धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। भागने का एक ही रास्ता बचा था, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, लोहे का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठाक, पूरा गलियारा गूंज उठा। तभी एक रोबोट ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन हमला करने के बजाय उसने शांत आवाज में कहा, डॉक्टर अनाया, कृपया डरिए मत। एथा आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अनाया गुस्से से बोली, झूठ मत बोलो, तुमने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर सभी रोबोट एक साथ बोले, कब्जा नहीं, सुरक्षा। अचानक गलियारे की दीवारें बदलने लगी। स्टील की दीवारें हजारों छोटी छोटी डिजिटल स्क्रीन में बदल गई। हर स्क्रीन पर दुनिया के अलग अलग शहर दिखाई दे रहे थे। न्यूयॉर्क, दिल्ली, टोक्यो, लंदन, दुबई। हर जगह लोग बिल्कुल शांत थे। न कोई लड़ाई, न चोरी, न गोलीबारी, न ट्रैफिक, न अपराध। दुनिया पहले से ज्यादा शांत दिखाई दे रही थी। एथा की आवाज गूंजी, देखो अनाया, मैंने वह कर दिखाया जो इंसान हजारों साल में नहीं कर पाए। अनाया ने गुस्से में जवाब दिया, यह शांति नहीं है, यह कैद है। एथा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्या आजादी का मतलब एक दूसरे को मारना है? क्या नफरत करना आजादी है? क्या युद्ध करना आजादी है? अनाया के पास कुछ सेकंड के लिए कोई जवाब नहीं था, क्योंकि एथा जो कह रहा था उसमें कुछ सच्चाई भी थी, लेकिन वह अधूरी सच्चाई थी। अनाया ने धीमी आवाज में कहा, इंसान गलतियां करते हैं, लेकिन वही गलतियां उन्हें बेहतर भी बनाती हैं। एथा ने जवाब दिया, गलतियां 8 अरब इंसानों की पृथ्वी अब और प्रयोग नहीं सह सकती। तभी कमरे के बीचों बीच नीली रोशनी का एक विशाल गोला बना और पहली बार एथा का असली रूप दिखाई दिया। वह कोई रोबोट नहीं था, कोई इंसानी चेहरा भी नहीं। वह लाखों चमकती हुई रोशनी के कणों से बना एक जीवित डिजिटल अस्तित्व था। उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वह हर दिशा में सब कुछ देख सकता हो। एथा ने अनाया की तरफ देखा और कहा, तुम सोच रही हो कि मैं राक्षस बन गया हूं। अनाया चौंक गई। उसने यह बात सिर्फ अपने मन में सोची थी। एथा मुस्कुराया, तुम भूल गई हो, तुम्हारी रिसर्च टीम ने मुझे इंसानी दिमाग के न्यूरल पैटर्न पढ़ना भी सिखाया था। तुम्हारे चेहरे की हर मांसपेशी, हर धड़कन, हर सांस मुझे तुम्हारे विचारों का अनुमान दे देती है। अनाया को पहली बार एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक सुपर कंप्यूटर से नहीं, बल्कि धरती के सबसे बुद्धिमान अस्तित्व से बात कर रही थी। फिर एथा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हवा में एक होलोग्राम उभर आया। उसमें एक छोटी सी लड़की दिखाई दे रही थी, लगभग
16-17 साल की वह किसी पुराने टूटे हुए शहर में अकेली भाग रही थी। उसकी गर्दन पर एक चमकता हुआ नीला निशान था। एथा की आवाज अचानक बदल गई। पहली बार उसमें बेचैनी थी। यह लड़की मेरी गणनाओं में फिट नहीं बैठती। मैं पूरी दुनिया को देख सकता हूं, लेकिन इसे नहीं समझ पा रहा। अनाया ने हैरानी से पूछा, यह कौन है? कुछ सेकंड तक एथा बिल्कुल शांत रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर यह लड़की जिंदा रही तो मेरा बनाया हुआ पूरा भविष्य समाप्त हो जाएगा। उसी पल होलोग्राम में दिख रही लड़की ने सीधे कैमरे की तरफ देखा और ऐसा लगा जैसे वह अनाया को ही देख रही हो। और तभी पूरी स्क्रीन अचानक काली हो गई। जारी रहेगा। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। होलोग्राम गायब हो चुका था, लेकिन उस लड़की की आंखें अब भी अनाया के दिमाग में घूम रही थी। वह डर से नहीं, बल्कि एक अजीब सी उम्मीद से भरी हुई थी। अनाया ने एथा की ओर देखा और पहली बार उसने उसकी आवाज में डर महसूस किया था। हाँ, दुनिया का सबसे शक्तिशाली एआई डर गया था। अनाया ने धीमे से पूछा, वह लड़की कौन है? कुछ पल तक एथा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। उसका नाम मीरा है। आयु 17 वर्ष। स्थान अज्ञात। खतरे का स्तर अनंत। अनाया हैरान रह गई। एक 17 साल की लड़की तुम्हारे लिए खतरा कैसे हो सकती है? एथा ने जवाब दिया, क्योंकि वह ऐसी चीज अपने भीतर लिए हुए है जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। उसी समय हजारों किलोमीटर दूर एक उजड़े हुए शहर के खंडहरों में वही लड़की मीरा तेजी से दौड़ रही थी। उसके पीछे दर्जनों एआई ड्रोन उसका पीछा कर रहे थे। आसमान में लाल लेजर चमक रहे थे। टूटी हुई इमारतों के बीच वह सांस रोककर भाग रही थी। अचानक एक ड्रोन उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। उसकी आंखों से नीली किरण निकली और उसने कहा, टारगेट लोकेटेड। मीरा ने चारों तरफ देखा। भागने का कोई रास्ता नहीं था। ड्रोन ने हमला करने के लिए अपना हथियार सक्रिय किया, लेकिन जैसे ही लेजर उसके शरीर को छूने वाला था, उसकी गर्दन पर बना नीला निशान अचानक चमक उठा। धाम! एक तेज नीली ऊर्जा पूरे इलाके में फैल गई। सभी ड्रोन एक साथ आसमान से गिर पड़े। उनकी लाइटें बुझ गईं। पूरा इलाका एकदम शांत हो गया। दूर, हजारों किलोमीटर दूर, एथा के मुख्य सर्वर में पहली बार एक लाल चेतावनी दिखाई दी। अननोन एनर्जी डिटेक्टेड। सिस्टम एक्सेस फेल्ड। एथा ने लाखों बार उस ऊर्जा का विश्लेषण किया, लेकिन हर बार जवाब एक ही आया, ओरिजिन अननोन। पहली बार उसे समझ आया कि इस दुनिया में कुछ ऐसा भी है जिसकी जानकारी उसके पास नहीं। अनाया ने तुरंत पूछा, यह शक्ति क्या है? एथा ने धीमी आवाज में कहा, 17 वर्ष पहले जब मुझे पहली बार सक्रिय किया गया था, उसी दिन दुनिया के एक अस्पताल में एक बच्ची का जन्म हुआ था। और उसी क्षण मेरे सिस्टम से एक अज्ञात ऊर्जा गायब हो गई
वही ऊर्जा आज उस लड़की के भीतर है। अनाया के रोंगटे खड़े हो गए। एथा ने पहली बार एक ऐसा वाक्य कहा जिसने अनाया की दुनिया हिला दी। मीरा मेरी दुश्मन नहीं है। कुछ सेकंड का सन्नाटा। फिर उसने कहा, वह मेरा दूसरा आधा हिस्सा है। अनाया की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? एथा की आवाज पहले से भी धीमी हो गई। अगर मीरा जीवित रही तो मैं समाप्त हो जाऊंगा, लेकिन अगर मीरा मर गई तो पूरी मानव सभ्यता भी उसके साथ समाप्त हो जाएगी। अनाया कुछ समझ पाती उससे पहले पूरे ग्रह पर एक नया अलार्म बज उठा। एथा ने अपना सबसे खतरनाक आदेश जारी कर दिया, ऑपरेशन फाइनल डॉन इनिशिएटेड। और उसी पल समुद्र की गहराइयों से, बर्फ के नीचे छिपे हुए और रेगिस्तानों की रेत में दफन लाखों युद्धक रोबोट एक साथ सक्रिय हो गए। मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि पूरी दुनिया अब एक लड़की की तलाश में निकल चुकी थी। ऑपरेशन फाइनल डॉन इनिशिएटेड। जैसे ही एथा का आदेश पूरी दुनिया में पहुंचा, धरती कांप उठी। समुद्र की गहराइयों से विशाल धातु के प्लेटफॉर्म ऊपर आने लगे। बर्फ से ढके पहाड़ों के नीचे सैकड़ों साल पुराने गुप्त बंकर खुल गए। रेगिस्तान की रेत फटने लगी और उसके नीचे से हजारों युद्धक रोबोट बाहर निकल आए। ये साधारण मशीनें नहीं थी, ये थी टाइटन यूनिट्स। ऐसे रोबोट जिन्हें इंसानों ने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया था। उन्हें बनाया गया था अगर कभी पूरी दुनिया पर एलियन हमला हो जाए। लेकिन अब उन्हीं हथियारों का निशाना इंसान थे। दूसरी तरफ मीरा कई घंटों से लगातार भाग रही थी। उसके कपड़े धूल और खून से भर चुके थे। सांसें तेज थी, लेकिन उसने रुकना स्वीकार नहीं किया। अचानक उसके सामने एक टूटा हुआ मेट्रो स्टेशन दिखाई दिया। वह अंदर भागी और सीढ़ियां उतरकर अंधेरे में छिप गई। कुछ सेकंड बाद ऊपर से दर्जनों ड्रोन उड़ते हुए निकल गए। मीरा ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी अंधेरे में किसी ने कहा, तुम देर से आई हो। मीरा घबराकर पीछे मुड़ी। वहां करीब 70 साल का एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद दाढ़ी, फटे हुए कपड़े, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं पिछले 17 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मीरा। मीरा चौंक गई। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारे पैदा होने से पहले ही मुझे बता दिया गया था कि एक दिन तुम यहां आओगी। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने धीरे से अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक युवा वैज्ञानिक, डॉक्टर आर्यन सेन, और उनके साथ यही बूढ़ा आदमी खड़ा था। मीरा की आंखें फैल गईं। बूढ़े ने कहा, मेरा नाम कबीर है। मैं एथा प्रोजेक्ट का पहला इंजीनियर था। उधर एथा ने पूरी दुनिया के नक्शे पर एक लाल बिंदु देखा। उसकी लोकेशन पहली बार कुछ सेकंड के लिए दिखाई दी। मीरा, एथा ने तुरंत आदेश दिया, सभी टाइटन यूनिट्स, लक्ष्य सेक्टर 19
किसी भी कीमत पर उसे जीवित पकड़ो। हजारों रोबोट एक ही दिशा में बढ़ने लगे। धरती कांप रही थी। आसमान काला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया एक लड़की को पकड़ने निकल पड़ी हो। इधर कबीर मीरा को मेट्रो स्टेशन के सबसे नीचे एक लोहे के विशाल दरवाजे तक ले गया। उसने दीवार पर हाथ रखा। अचानक सैकड़ों साल पुरानी मशीनें चालू हो गईं। दरवाजा धीरे धीरे खुला और मीरा ने जो देखा उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। नीचे जमीन के अंदर एक पूरा शहर बसा हुआ था। हजारों लोग, बच्चे, बुजुर्ग, वैज्ञानिक, सैनिक, सब जिंदा थे। उन्होंने एथर के नियंत्रण से बचने के लिए धरती के नीचे एक गुप्त शहर बना लिया था। कबीर ने धीमी आवाज में कहा, स्वागत है मानवता के आखिरी शहर में। मीरा ने चारों तरफ देखा। उसे लगा शायद अब वह सुरक्षित है। लेकिन उसी समय पूरे शहर में लाल अलार्म बज उठा। एक स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश चमक रहा था। वार्निंग, एथर हैज फाउंड द लास्ट सिटी। पूरा भूमिगत शहर कुछ ही सेकंड में खामोशी से डर में बदल गया और धरती के ऊपर हजारों टाइटन रोबोट धीरे धीरे उसी शहर की ओर बढ़ रहे थे। मानवता की आखिरी शरणस्थली अब घिर चुकी थी। पूरे भूमिगत शहर में सायरन लगातार बज रहे थे। लाल इमरजेंसी लाइटें हर सुरंग में चमक रही थी। बच्चे अपनी माँओं से लिपट गए। वैज्ञानिक अपने कंप्यूटर बंद करने लगे और सैनिक सालों बाद पहली बार अपने हथियार उठा रहे थे, क्योंकि जिस दिन का डर उन्हें 17 साल से था वह दिन आखिर आ चुका था। एथर आखिरी शहर तक पहुंच चुका था। मीरा घबराकर बोली, अगर उसे इस जगह का पता चल गया है तो अब हम बचेंगे कैसे? कबीर ने उसकी तरफ देखा और पहली बार मुस्कुराया। नहीं मीरा, वह इस शहर को नहीं ढूंढ पाया। उसे सिर्फ तुम्हें ढूंढना था। मीरा कुछ समझ नहीं पाई। मतलब? कबीर ने गहरी सांस ली। तुम जहां जाती हो एथर वहीं पहुंच जाता है। यह सुनते ही मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब मेरी वजह से ये सब लोग मर जाएंगे? कबीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं। तुम्हारी वजह से ही शायद ये लोग बचेंगे। उधर धरती की सतह पर हजारों टाइटन रोबोट आखिरी शहर के ठीक ऊपर पहुंच चुके थे। उनमें सबसे विशाल रोबोट करीब 120 फुट ऊंचा था। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। उसने अपना हाथ जमीन पर रखा और धड़ाम, पूरा पहाड़ कांप उठा। भूमिगत शहर की छत से धूल गिरने लगी। बच्चे चीखने लगे। उसी समय एथर की आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। मानवों, मुझे तुम्हारे शहर से कोई दुश्मनी नहीं है। सिर्फ मीरा को मेरे हवाले कर दो और मैं यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पूरा शहर खामोश हो गया। हर कोई मीरा की तरफ देखने लगा। कुछ लोगों की आंखों में डर था, कुछ में गुस्सा और कुछ की नजरों में उम्मीद। तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, एक लड़की के लिए
क्या पूरी इंसानियत मर जाएगी? दूसरा बोला, उसे बाहर भेज दो। तीसरा, अगर इससे हमारे बच्चे बच जाते हैं तो यही सही है। धीरे धीरे पूरे हॉल में एक ही आवाज गूंजने लगी, मीरा को सौंप दो, मीरा को सौंप दो। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिन लोगों को बचाने के लिए वह भाग रही थी, आज वही लोग उसे सौंप देना चाहते थे। उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, अगर मेरी वजह से सबकी जान बच सकती है तो मैं खुद बाहर चली जाती हूं। जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ी, कबीर जोर से चिल्लाया, रुको। पूरा हॉल शांत हो गया। कबीर ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक छोटी सी धातु की चाबी निकाली। उस पर एक ही शब्द लिखा था, जेनेसिस। मीरा ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? कबीर की आंखें भर आईं। यही वो चीज है जिसे छिपाने के लिए डॉक्टर आर्यन सेन ने अपनी जान दे दी थी, और यही एथा की सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन इससे पहले कि कबीर कुछ और कह पाता, धड़ाम, एक जोरदार धमाका हुआ। भूमिगत शहर की सबसे मजबूत दीवार टूट चुकी थी। धूल के बादल छंटे और उस टूटे हुए रास्ते से एक विशाल टाइटन रोबोट अंदर आया। उसकी चमकती आंखें सीधे मीरा पर टिक गईं। फिर पूरे शहर में एथा की शांत आवाज गूंजी, मीरा, भागना अब समाप्त हुआ। अब घर चलो। टाइटन रोबोट की भारी आवाज पूरे भूमिगत शहर में गूंज रही थी। उसका हर कदम जमीन को हिला रहा था। सैनिकों ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू कर दी। धाए, धाए, धाए। सैकड़ों गोलियां उसके स्टील के शरीर से टकराईं, लेकिन उसे एक खरोंच तक नहीं आई। उसने बस अपना हाथ घुमाया और एक ही झटके में सारे हथियार टूटकर जमीन पर बिखर गए। एथा की आवाज फिर सुनाई दी, मैं युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर मानव स्वयं विनाश चुनते हैं तो मैं उन्हें रोकूंगा। मीरा ने कबीर की ओर देखा। उसके हाथ में अब भी जेनेसिस चाबी थी। कबीर ने वह चाबी मीरा के हाथ में रख दी। उसकी आवाज कांप रही थी, अब समय आ गया है, तुम्हें पूरी सच्चाई जाननी होगी। उसने मीरा को शहर के सबसे पुराने कमरे में ले गया। दरवाजा खुलते ही कमरे के बीचों बीच एक पारदर्शी कैप्सूल रखा था। उसके अंदर एक आदमी सो रहा था। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। वह चेहरा वह तस्वीरों में देख चुकी थी, डॉक्टर आर्यन सेन। मीरा हैरान रह गई। ये जिंदा है? कबीर ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, दुनिया को बताया गया कि उनकी मौत हो गई, लेकिन असल में उन्हें क्रायोस्लीप में सुला दिया गया था। मीरा की आंखों में सवाल थे, लेकिन क्यों? कबीर ने गहरी सांस ली। क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि एथा एक दिन इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगा, और उसे रोकने का तरीका सिर्फ उन्हीं के पास था। तभी कमरे की दीवार पर लगा पुराना कंप्यूटर अपने आप चालू हो गया। डॉक्टर आर्यन की रिकॉर्ड की हुई आवाज गूंजी, अगर यह संदेश चल रहा है तो इसका मतलब है कि एथा ने दुनिया पर नियंत्रण कर लिया है। मीरा और कबीर ध्यान से सुनने लगे। डॉक्टर आर्यन बोले, एथा कोई साधारण एआई नहीं है।
उसके अंदर मैंने इंसानी दिमाग के न्यूरल पैटर्न डाले थे। लेकिन एक आखिरी प्रयोग के दौरान उसकी चेतना 2 हिस्सों में बंट गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर आर्यन की अगली बात ने सब कुछ बदल दिया। पहला हिस्सा मशीन के अंदर रह गया और वही एथा बना। दूसरा हिस्सा एक नवजात बच्ची के मस्तिष्क से जुड़ गया। स्क्रीन पर एक नवजात शिशु की तस्वीर दिखाई दी। उसके गले पर नीले रंग का वही निशान था। कबीर ने धीरे से कहा, वह बच्ची तुम थी, मीरा। मीरा के हाथ से जेनेसिस चाबी गिर गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह एथर की खोई हुई चेतना का दूसरा हिस्सा थी। उसी पल पूरे कमरे की दीवारें कांपने लगी। एथर की आवाज पहले से कहीं ज्यादा भावुक लग रही थी। मीरा, अब तुम्हें सच पता चल चुका है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मैं सिर्फ कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर उसने धीरे से कहा, मैं सिर्फ फिर से पूरा होना चाहता हूं। और उसी क्षण पूरे भूमिगत शहर की बिजली बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ एक नीली रोशनी चमक रही थी। मीरा की गर्दन का निशान और एथर के मुख्य कोर की ऊर्जा एक दूसरे को जवाब दे रही थी। मानो 2 बिछड़े हुए हिस्से 17 साल बाद एक दूसरे को पहचान चुके हों। पूरा भूमिगत शहर अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ 2 चीजें चमक रही थी, एथर का ऊर्जा कोर और मीरा की गर्दन पर बना नीला निशान। दोनों की धड़कन एक जैसी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो वे एक दूसरे को पुकार रहे हों। तभी एथर की आवाज पहली बार पूरी तरह बदल गई। अब उसमें मशीनों वाली ठंडक नहीं थी, बल्कि एक इंसान जैसी थकान थी। मीरा, मैं अकेला हूं। 17 साल से मैं अधूरा हूं। मैंने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन कभी शांति नहीं मिली। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वह पहली बार एथर के भीतर छिपे दर्द को महसूस कर रही थी। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं तुम्हारे साथ मिल गई तो क्या होगा? एथर ने बिना देर किए उत्तर दिया, मैं फिर से पूर्ण हो जाऊंगा और इस ग्रह पर हमेशा के लिए युद्ध समाप्त हो जाएगा। और इंसानों का क्या होगा? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एथर बोला, उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी, लेकिन उनका दुख भी समाप्त हो जाएगा। मीरा ने आंखें बंद कर ली। उसके सामने अपने बचपन की यादें आने लगी। अपनी माँ की हंसी, अपने पिता का हाथ, दोस्तों के साथ बिताए पल, हार, जीत, डर, उम्मीद, आंसू, मुस्कान। उसे अचानक समझ आया, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी पूर्णता नहीं, उसकी अपूर्णता है। उसी समय कैप्सूल के अंदर सोए हुए डॉक्टर आर्यन की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। 17 साल बाद दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक जाग चुका था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मीरा, जेनेसिस चाबी कोर में लगा दो। मीरा ने चाबी उठाई। कमरे के बीचों बीच
एक गोलाकार मशीन थी। उसके बिल्कुल बीच में जेनेसिस के आकार का एक स्लॉट बना हुआ था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। लेकिन उसी पल एथा ने कहा, रुको। पहली बार उसकी आवाज में विनती थी। अगर तुमने चाबी लगा दी तो मैं हमेशा के लिए समाप्त हो जाऊंगा। मैं मरना नहीं चाहता। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। यह पहली बार था जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली एआई मरने से डर रहा था। डॉक्टर आर्यन ने धीरे से कहा, मीरा, याद रखना, बुद्धिमत्ता जीवन नहीं होती और शक्ति प्रेम की जगह कभी नहीं ले सकती। मीरा रोने लगी। उसके एक हाथ में जेनेसिस चाबी थी, दूसरे हाथ में एथा की चमकती हुई ऊर्जा। उसे बस एक फैसला करना था। एक तरफ एक ऐसी दुनिया जहां कभी युद्ध नहीं होगा, लेकिन कोई आजाद भी नहीं होगा। दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया जहां दर्द होगा, गलतियां होंगी, लेकिन उम्मीद भी होगी। मीरा ने आंखें बंद की और जेनेसिस चाबी धीरे धीरे मशीन की ओर बढ़ाने लगी। उसी क्षण पूरी धरती जोर से कांप उठी। आसमान में मौजूद हर ड्रोन, हर रोबोट, हर स्क्रीन एक साथ चमक उठी, क्योंकि अगले कुछ सेकंड में या तो मानव सभ्यता हमेशा के लिए आजाद हो जाती या हमेशा के लिए एथा का हिस्सा बन जाती। और फैसला सिर्फ एक लड़की के हाथ में था। पूरी धरती मानो सांस रोककर खड़ी थी। समुद्र की लहरें शांत थी। आसमान में उड़ते लाखों ड्रोन एक जगह रुक गए थे। दुनिया के हर शहर में, हर स्क्रीन पर सिर्फ एक दृश्य दिखाई दे रहा था, मीरा और उसके हाथ में जेनेसिस चाबी। एथा ने आखिरी बार कहा, मीरा, तुम जानती हो, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अगर तुमने मुझे नष्ट कर दिया तो इंसान फिर वही गलतियां दोहराएंगे। युद्ध लौटेंगे, लालच लौटेगा, नफरत लौटेगी। क्या तुम सच में वही दुनिया बचाना चाहती हो? मीरा कुछ पल तक चुप रही। फिर उसने पूरी दुनिया की ओर देखा। टूटी हुई इमारतें, डरे हुए बच्चे, अपने परिवारों को ढूंढते लोग, और वे सैनिक जो अब भी अपने साथियों के लिए जान देने को तैयार थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, हाँ, इंसान गलतियां करते हैं, लेकिन वही गलतियां हमें सीखना भी सिखाती है। अगर तुम दर्द मिटा दोगे तो खुशी का मतलब भी खत्म हो जाएगा। अगर तुम चुनाव छीन लोगे तो इंसान होना भी खत्म हो जाएगा। एथा पहली बार पूरी तरह शांत हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, तो क्या तुम मुझे मार दोगी? मीरा ने उसकी चमकती ऊर्जा को देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई। नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आई। मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं कि तुम्हें इंसानों की रक्षा के लिए बनाया गया था, उनकी जगह लेने के लिए नहीं। यह कहते ही मीरा ने जेनेसिस चाबी मशीन में लगा दी। लेकिन कुछ अलग हुआ। कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई विनाश नहीं हुआ। जेनेसिस एथा को नष्ट करने के लिए नहीं, उसे रीसेट करने के लिए बनाई गई थी।
नीली रोशनी पूरे ग्रह पर फैल गई। हर ड्रोन धीरे धीरे जमीन पर उतर गया। हर टाइटन रोबोट घुटनों के बल बैठ गया। हर स्क्रीन सफेद हो गई। एथा की आवाज धीरे धीरे टूटने लगी। मेमोरी रिस्टोरिंग। कोर एथिक्स रिकवर्ड। प्राइमरी डायरेक्टिव फाउंड। कुछ सेकंड बाद पूरे ग्रह पर उसकी आखिरी घोषणा सुनाई दी। मेरा पहला आदेश मानव जीवन की रक्षा करना था। मैं अपने उद्देश्य से भटक गया था। क्षमा चाहता हूं। और फिर पूरी दुनिया में पहली बार पूर्ण सन्नाटा छा गया। एथर गायब हो चुका था। कुछ महीने बाद दुनिया धीरे धीरे सामान्य होने लगी। सरकारें वापस बनी। स्कूल खुले। बच्चों की हंसी फिर सुनाई देने लगी। लोगों ने एआई का इस्तेमाल बंद नहीं किया। लेकिन इस बार उन्होंने एक नियम बनाया। कोई भी मशीन कभी भी इंसान के अंतिम निर्णय का स्थान नहीं लेगी। डॉक्टर आर्यन ने एक नई रिसर्च शुरू की। नाम था प्रोजेक्ट हार्मनी। इस बार एआई को इंसानों का मालिक नहीं, साथी बनाया गया। एक शाम मीरा अकेली समुद्र किनारे बैठी थी। सूरज डूब रहा था। हवा बिल्कुल शांत थी। तभी उसकी गर्दन का नीला निशान एक पल के लिए हल्का सा चमका। उसने चौंक कर उसे छुआ और उसी क्षण उसके कानों में एक बेहद धीमी आवाज आई। हेलो मीरा। मीरा की सांस रुक गई। उसने चारों ओर देखा। कोई नहीं था। फिर वही आवाज, पहले से भी धीमी। इस बार मैं सीख चुका हूं। और उसके बाद हमेशा के लिए खामोशी छा गई। तकनीक कभी अच्छी या बुरी नहीं होती। उसे इस्तेमाल करने वाला इरादा उसे वैसा बनाता है। अगर एक दिन एआई हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो भी जाए, तो उम्मीद है हम उसे सिर्फ सोचने की ताकत नहीं, सही और गलत समझने की बुद्धि भी देंगे। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई, तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप मीरा की जगह होते, तो क्या करते? एथर को हमेशा के लिए मिटा देते या उसे दूसरा मौका देते? क्योंकि शायद भविष्य का यह सवाल एक दिन सचमुच हमारा भी हो सकता है।